हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये है हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेंगे जो मैक्सिमम आपको कॉलेजेस में सिखाए जाएंगे और जैसे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम्स में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। पेंसिल, टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल्स के लिए इरेजर सब कुछ लेकर बैठिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। On 31st August 2018, bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance of 33,600, but cash book showed a different balance. On comparing the two books, the following differences were noticed. अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दोनों में से एक बुक का बैलेंस दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब पासबुक क्रेडिट बैलेंस बता रही है। तो बच्चों जब भी हम कोई एक ऐसा टिपिकल लाइन ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोनों में से एक बुक का बैलेंस हमें दे दिया गया होगा, या तो वो कैश बुक का बैलेंस हमें प्रोवाइड करेंगे या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो बच्चों आपको स्टार्ट करना है वर्किंग नोट के साथ। अब वर्किंग नोट रूल कर लीजिएगा। वर्किंग नोट में हमें क्या रूल करना है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में आप रूल करेंगे एक कैश बुक टी फॉर्मेट में छोटी सी, जितने ट्रांजैक्शन है उतने लाइन के लिए, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में टोटल 6 ट्रांजैक्शन है तो मैक्स टू मैक्स 6 लाइन्स लगेंगे, वैसे 3 से 4 लाइन में ही हो जाएगा। तो एक बुक आप वर्किंग नोट में कैश बुक ड्रॉ करेंगे, सीबी कैश बुक। दूसरी जो बुक ड्रॉ करेंगे वो होगी बच्चों पासबुक। ये वाला काम आपको मेरे साथ में करना है। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बच्चों, अगर 6 लाइन्स है मतलब 6 ट्रांजेक्शन्स है तो 6 × 2 12 और 2 लाइन और छोड़ दीजिए तो 14 लाइन्स का आपको ये फॉर्मेट लगेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर? 14 to 16 लाइन्स। उसके बाद वर्किंग नोट के लिए कॉलम बना दीजिएगा, छोटी सी कैश बुक, छोटी सी पासबुक। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी ये वाला पार्ट रूल कर लीजिए और फिर यहाँ से इस वर्किंग नोट के साथ मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। क्या ड्रॉ करेंगे हम, एक कैश बुक और दूसरी क्या होगी बच्चों, पासबुक। कैश बुक पे वही साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब हम जानते हैं कि ये जो बच्चों कैश बुक होती है, कैश बुक का जो डेबिट कॉलम है, कैश बुक का ये जो डेबिट कॉलम है ये कौन सा होता है, रिसिप्ट, यहाँ पर पेमेंट। पासबुक में डेबिट पेमेंट और क्रेडिट रिसिप्ट। फिर पहले क्या आता है, प्लस रिसिप्ट प्लस पेमेंट माइनस रिसिप्ट प्लस। ये तो बच्चों हर क्वेश्चन के लिए आंख बंद करके, वैसे आंख खोल के ही करना है, स्टार्टिंग में आपको इतना तो कर ही देना है। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको रीड करना है क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है जो हमने पहले पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा था पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 36,800। ये रहा पासबुक का बच्चों क्रेडिट बैलेंस कितना है, 30 जो भी अमाउंट है, बट है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। देखिए पासबुक के क्रेडिट में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और अगर ये प्लस का साइन है तो ये फेवरेबल है। आपको याद होगा अगर क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस वाली बुक से स्टार्ट हो रहा है तो उस खुद की बुक के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे ये फेवरेबल है तो ये पासबुक का ये जो साइन है बच्चों ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, कौन से साइंस यूज करेंगे, मतलब अब यहाँ ये जो प्लस है ना, इस सिंबल, इस साइन के बदले हम यहाँ माइनस, और ये जो माइनस है बच्चों इसके बदले हम यहाँ क्या रख कर देंगे, प्लस। ये साइंस हो गए चेंज, और जो दूसरी बुक होगी वो रहेगी एज इट इज, उसके साइंस को हमें कुछ नहीं करना है। इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें कैश बुक फेवरेबल थी तो कैश बुक के साइन चेंज किए थे, पासबुक एज इट इज थी। इस क्वेश्चन नंबर 3 में पासबुक फेवरेबल है तो पासबुक के साइन चेंज किए हैं और कैश बुक हमने एज इट इज रखी है। अब ये करने से बच्चों हमें सबसे बड़ी हेल्प ये हो जाती है कि इसके बाद जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड हुआ है वहां रिकॉर्ड करना है, ऊपर की साइन देखना है, और हमें पता चल जाएगा कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड हो रहा है और कौन सा ट्रांजैक्शन लेस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। बट cash book showed a different balance. On comparing the two books, following differences were noticed. देखते हैं क्या क्या differences उन्हें मिले हैं। पहला difference, checks paid into bank but not credited before 31st August 2018. अब देखिए क्वेश्चन में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है 31 अगस्त का। तो बच्चों जो ट्रांजैक्शन 31 अगस्त तक दोनों बुक्स में आ गए हैं वही ट्रांजैक्शन हमें कंसिडर करना है, और जो ट्रांजैक्शंस 31 अगस्त के बाद हुए हैं ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट चेक पेड इनटू बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरलाइन पेड इनटू बैंक, और पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बच्चों चेक डिपॉजिटेड। तो चेक हमने डिपॉजिट कर लिया है, राइट, और वो चेक
31 अगस्त के पहले क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड किया गया होगा वहां हम लिखेंगे। कहने का मतलब है अगर चेक डिपॉजिट होता है, अब आपको ये डाउट होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले कौन सी बुक में लिखते हैं। तो बच्चों अगर बिजनेसमैन कुछ करता है तो वो ट्रांजैक्शन पहले कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और अगर बैंक कुछ करता है तो वो ट्रांजैक्शन पहले पासबुक में रिकॉर्ड होगा। कहने का मतलब अगर आप जब बिजनेसमैन चेक डिपॉजिट करेगा तो वो पहले अपने पास रिकॉर्ड्स में रखेगा, अपने पास रिकॉर्ड में लिखेगा, मतलब वो कहाँ लिखेगा, कैश बुक में। और अगर बैंक किसी ट्रांजैक्शन के लिए इनिशिएटिव लेता है, बैंक पहले इनिशिएटिव लेता है, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को पहले पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन कह रहा था चेक्स पेड इनटू बैंक, तो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बच्चों चेक डिपॉजिटेड। तो ये जो चेक डिपॉजिट है ये किसने किया होगा, सर ऑब्वियसली बिजनेसमैन ने किया होगा। तो बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में। जी ये पहले पता चलना चाहिए। अब पेड इनटू बैंक दैट इज डिपॉजिट, डिपॉजिट करने से पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो ये क्या है बच्चों, रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन है। कितने का चेक था जो हमने डिपॉजिट किया होगा, 24,500। तो बच्चों जहाँ लिखा होगा वहाँ लिख लो, उन्होंने चेक डिपॉजिट किया था बट वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने जहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है वहाँ उसे रिकॉर्ड कर लो, ऊपर का साइन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन ऐड करना है या लेस। तो बच्चों ऊपर का साइन प्लस का है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ जाएगा, ऐड में। ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, प्लस में। ये बच्चों हमें हमारा जो ऊपर के साइन है वो बता देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी हेल्प है। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए, पहले सारे ट्रांजैक्शंस को मार्क करते हैं फिर पोस्टिंग भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये बच्चों ऑनलाइन के थ्रू, बैंक्स के थ्रू पेमेंट होता है। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS जिसे भी कहा जाता है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हुए ऐसे कहा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए। अब कस्टमर डायरेक्टली पैसे बैंक में डिपॉजिट करेगा तो इस बात की इंफॉर्मेशन पहले बिजनेसमैन को होगी या पहले बैंक को, सर पहले पैसे बैंक में आए तो बैंक को इस बात की इंफॉर्मेशन होगी। और जब भी आपका कस्टमर आपके बैंक में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करेगा, है तो अल्टीमेटली रिसिप्ट ही। कितना पैसा डिपॉजिट किया है, उसने 33,000 डिपॉजिट किए हैं सर। तो ये जो 33,000 है, ये जहाँ जो ट्रांजैक्शन जहाँ हुआ है वहाँ लिख लो, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो साइन है 33,000 के ऊपर का साइन देखिए जो माइनस का है, तो ये ट्रांजैक्शन बच्चों लेस में जाएगा। ये जो नंबर्स है ये मैं वही नंबर लिख रहा हूँ जो ट्रांजैक्शंस के नंबर अलॉट हुए, ताकि वहाँ लिखते समय प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऐड में, सेकेंड ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, लेस में। अब हम देखते हैं बच्चों हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वायर गड़बड़ कर रहे हैं, इसे ठीक कर लेते हैं जी। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है। तो बच्चों जो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है दैट इज चेक इशूड ऑन 28 August 2018 were presented for the payment on 5th September 2018 amounted to 38,800। चेक इशूड ऑन 28 August 2018, 28 अगस्त मतलब हमारे टाइमलाइन के अंदर हुआ है। जी सर, चेक क्या हो चुका है, ये बच्चों चेक हुआ है, चेक इशूड, वापस एक बार देख लेंगे, चेक इशूड ऑन 28 अगस्त। अब चेक इशू करने के बाद कौन चेक इशू करेगा, बिजनेसमैन इशू करेगा। और अगर बिजनेसमैन चेक इशू करेगा तो वो कहाँ लिख लेगा, कैश बुक में। पासबुक में आप खुद से नहीं लिखते हो, जब चेक क्लियर हो जाता है या तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या तो आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तभी ट्रांजैक्शन पासबुक में दिखता है, वरना पासबुक में दिखता नहीं है। चेक डिपॉजिट करना, चेक इशू करना, ये बिजनेसमैन अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। बैंक कॉलम है ये, कैश बुक से कैश के पास एकदम मत चले जाना। बैंक का कॉलम बैंक में आया हुआ पैसा और बैंक से गया हुआ पैसा है। हमने चेक इशू किया है 38,800 का। तो जब भी बिजनेसमैन चेक इशू करेगा, पैसे बैंक अकाउंट से कम होंगे तो वो लिखेगा कैश बुक के पेमेंट में 38,800। ये कौन सा है ट्रांजैक्शन, ये है बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। तो ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, जहां लिखना था वहां लिख लिया, और अब और कुछ नहीं सोचना है, ऊपर का साइन देख लो क्या है, माइनस। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ होगा, माइनस में। उन्होंने कहा चेक इशू किया 28 को, बट क्लियर बाद में हुआ है, मतलब यहाँ जो यहाँ पेमेंट है वो यहाँ पर भी पेमेंट में आता है, बट पासबुक में वो 5th सितंबर को आया है। और 5th सितंबर को आया है का मतलब है 31 अगस्त तक वो ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं हुआ था। क्लियर नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ लिखा था वहाँ लिख लिया, ऊपर का साइन देखा, हमें पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन लेस में जाने वाला है। ये तो था बच्चों हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3, 1, 2 एंड 3 ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं।
a bill receivable for 15,000. A bill receivable for 15,000 discounted with the bank was dishonored. हमने एक बिल था जो बैंक के साथ क्या किया है, डिस्काउंट करवाया है। और ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये अभी आप लोगों को डायरेक्टली एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने जो चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, तो अभी तो 11th में है। तो ये चैप्टर का ये जो ट्रांजैक्शन है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो, तब होता क्या है। तो बच्चों ये कंसेप्ट ऐसा है, बिल डिसऑनर का मतलब होता है बिल का नॉन पेमेंट होना। तो बच्चों जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। आप अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा वो पैसा बैंक आपके अकाउंट से क्या कर लेगा, डिडक्ट। और बैंक डिडक्ट करेगा का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, पासबुक के डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन आएगा। तो आप चाहे तो नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ये कहां आता है, तो ये रिकॉर्ड होता है पासबुक के डेबिट साइड में, क्योंकि अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर 12th का पार्ट है और वो पूरा आधा एक घंटे का कंसेप्ट अभी बताना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और आपको अभी तो बिल्स रिसीवेबल का भी कंसेप्ट ठीक से नहीं पता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो पेमेंट बैंक हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा फाइन है, ये एक ऐसी पेनल्टी है जो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट कर लेता है। तो डिस्काउंट, वैसे ये फाइनल पेनल्टी नहीं है एक्चुअल में, कभी बताऊंगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी, कब मैं आपको जब सीखेंगे, कभी मीनिंग आएगी बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो 11th में ही आपको बता दिया जाएगा बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग। क्लियर। सो जब भी कोई भी बिल डिसऑनर हो, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो, तो उसकी एंट्री आती है पासबुक के डेबिट साइड में। देखिए क्या कहता है ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड ऑन 30th August, इमीडिएट इंटीमेशन ऑफ द सेम वॉज रिसीव्ड ऑन 3rd September 2018। अब ये काम कब हुआ है, 30 अगस्त को। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कब डिडक्ट कर लिए होंगे, 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को बैंक ने 15,000 डिडक्ट कर लिए। जी सर, तो ये मैंने लिख लिया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का ट्रांजैक्शन 4th। और इसके बारे में हमें कब पता चला है, 3rd September को। मतलब कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा, 3rd September को। और 3rd September को रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब है 31 अगस्त तक हमें पता नहीं था। हमें वही ट्रांजैक्शन लिखना है जो डिफरेंस के कॉजेज है। अब ऊपर का साइन देखो क्या है, प्लस, तो ये ट्रांजैक्शन कहां चला जाएगा बच्चों, ऐड में। बस इतना काफी है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये फोर्थ था, अब देखेंगे 5th। पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय 2000। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, ये रहा पासबुक का क्रेडिट साइड। यहां टोटल ज्यादा लिख ली गई है। ओवरकास्ट का मतलब होता है बच्चों ज्यादा लिखना, टोटल ज्यादा लिखे जाना, और अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम लिखे जाना। तो पासबुक की, आई रिपीट, अंडरकास्ट मतलब टोटल कम लिखना और ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा लिख लेना। मतलब 1000 है तो 1200 लिख लिया, ओवरकास्टिंग। और अगर 1000 है और अगर आप 800 लिख लेते हो तो इसे कहते हैं अंडरकास्टिंग, टोटल कम लिखना। तो बच्चों यहां क्या हुआ है, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय 2000 रुपए आपने गलती से ज्यादा लिख लिए। तो यहां बच्चों जहां आपने ज्यादा लिखा है, हम वही करते आ रहे हैं ना, जहां अमाउंट है वही लिख लो। पासबुक के क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखा है तो लिख लो 2000 ज्यादा है। तो ऊपर के जो साइंस हैं आपके, ये उस एरर को अपने आप रेक्टिफाई कर देंगे, जो रिकंसिलिएशन को अपने आप ठीक कर दिया जाएगा। तो ये 2000 जहां ज्यादा है, अच्छा अंडरकास्ट होगा तो भी लिखना जहां ज्यादा है वही है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कह देंगे दैट पासबुक क्रेडिट साइड वॉज अंडरकास्ट। अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट होता तो ओवरकास्ट कौन सा हुआ है, डेबिट साइड, तो अमाउंट डेबिट में लिखना है। इस बार उन्होंने ओवरकास्ट ही दिया था तो जो ज्यादा लिखा है वहां पर हम लिख देते हैं। ऊपर के साइन हमें बता देंगे ऐड करना है या लेस। क्लियर जी। एक बार और देख लीजिए, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट, तो ये रही पासबुक की क्रेडिट साइड। ओवरकास्ट जहां हुआ है वहीं लिखना होता है, अंडरकास्ट वाले साइड पे नहीं लिखते जहां ओवरकास्ट हुआ है। अगर वो हमें अंडरकास्ट वाली साइड देते हैं, जैसे अगर वो हमें इसी लाइन को और किस तरीके से कहा जा सकता है, और एक तरीका बताता हूं सेम मीनिंग को और एक तरीके से प्रेजेंट करने का, वो हमें कह सकते थे दैट द डेबिट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय 2000। अगर डेबिट साइड 2000 से अंडरकास्ट हुई है तो ओवरकास्ट कौन सी साइड हुई है, क्रेडिट साइड, तो हम यहां लिखते। क्लियर। तो जहां ओवरकास्ट हुआ है वहां लिखना है। अब ये क्वेश्चन तो वैसे 3rd है, बट इसमें ये ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया। तो जो एक रैशनलाइजेशन होता है, चीज़ों को नॉर्मल
करके स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिसिंग लगेगा, क्योंकि उनको एज अ थर्ड क्वेश्चन जो एक सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए था वो उन्होंने सिंप्लिसिटी का लेवल मेंटेन नहीं किया है। डोंट वरी, 2-4 बार आएगा तो आप फेमिलियर भी हो जाएंगे। तो बच्चों ये यहाँ हमने लिख लिया 2000 वाला पार्ट। 6 ट्रांजेक्शन देखते हैं। बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। कहाँ डेबिट हुआ है? पासबुक में। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां रिकॉर्ड हुआ है वहां कर लो। यहाँ क्रेडिट में 400 लिखा है तो लिख लो, और ऊपर के ट्रांजेक्शन, ऊपर के साइंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन ऐड होगा या लेस। तो बच्चों सारे ट्रांजेक्शंस जो जहां रिकॉर्ड हुआ है वहां हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऊपर के साइन से हमें पता चल जाता है कि वो ट्रांजेक्शन ऐड होगा या लेस। क्लियर? हमारा मेथड इतना ही है। अब हम इसे सिस्टमैटिकली एक फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टार्टिंग में तो सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस हैं उनका वर्किंग और फॉर्मेट सब कुछ मैं बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वर्किंग तो मैं आपको बताऊंगा, बट प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अभी तो ये थर्ड क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा डिटेल में लिखकर बता रहा हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 का एक्चुअल आंसर। लिखना कैसे होता है? दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस दिया होता है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों जो बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, कितना है? 33,600। 33,600। अब देखो ये जो बच्चों पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक के क्रेडिट में क्या है? रिसिप्ट है। रिसिप्ट क्या होता है? प्लस, मतलब ये बाय डिफॉल्ट फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आप इसे सिर्फ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखते तो भी चलता, बट क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस लिखा था तो हमने क्रेडिट बैलेंस लिखा। अब हम उन ट्रांजैक्शंस को लिस्ट आउट करेंगे जो ऐड होने वाले हैं। ऐड में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है अगर हम देखेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ऐड में है, और फोर्थ और सिक्स्थ क्या है बच्चों? ऐड में है। तो हम 1, 4 और 6 को ऐड में पहले नरेशन देख के लिख लेते हैं, और ये नंबर लिखने का रीजन यही था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऐड में है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का रीजन देखिए, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बस उतना ही लिख लेना है हमें। checks paid into bank but not credited। हमने चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक्स हमने डिपॉजिट कर लिया। आप ऐसा भी लिख सकते थे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कितना है अमाउंट? 24,500। 24,500 फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड नहीं, अब यहीं से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ऐड में था, उसके बाद जो ऐड में है वो सीधा कौन सा है? फोर्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन के लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डेबिटेड बाय बैंक। बैंक में ये रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वरना पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही लिख सकते थे ऐसे ही। कैसे लिखोगे? अ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड, दैट्स इट। कितना अमाउंट था ये? 15,000 का, आई थिंक सो, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, या फोर्थ वन 15,000 है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया बच्चों, 2 ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है सर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीधा है, उसके बाद है सिक्स्थ वन। 6 देखते हैं, बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक, तो हम उसे लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या फिर आप लिख सकते थे रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मैंने ऐसा लिखा है। आप लिख सकते थे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक
रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। कितने हैं? 400 जी। ये 3 ट्रांजेक्शन हैं, एक बार कंफर्म कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। ऐड में बस ये 3 ट्रांजेक्शन ही हैं, तो ऐड करेंगे, इन सबको बाहर लिखेंगे। 0 0 5 + 4 9, राइट, देन अगेन 5 + 4 9, 2 + 1 3। अब बच्चों ऐड करने के बाद ये अमाउंट उसके पास वाले कॉलम में लिखा जाता है। क्लियर? अब इस 36,600 में ये जो अमाउंट है ये ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद वो अमाउंट हम नीचे लिख सकते हैं सिंगल लाइन। 0 0 9 + 6 15, 1 कैरी होगा, 10 + 3 13, 1 कैरी होगा, 3 + 3 6 + 1 7। तो ये हो गए हमारे 73,500 ऐड करने के बाद का अमाउंट। अब हमें यहाँ से अगला स्टेप जो है हमारा, हमें ट्रांजैक्शंस में जो लेस वाले ट्रांजैक्शंस है उन्हें हम लिखना है। लेस में देखिए कौन कौन से, ये एक ट्रांजैक्शन लेस में है, ये भी लेस में, ये भी, मतलब 2 3 एंड 5, ट्रांजैक्शन नंबर 2 3 एंड 5 तीनों लेस में है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, तो वही लिख लेते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, direct deposit by customer recorded in पासबुक ओनली। सिर्फ कहां रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। कितना अमाउंट कस्टमर ने डिपॉजिट किया था? 33,000। ये हमारा लेस का फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब ये 2 था नंबर सेकंड के बाद बच्चों कौन सा लिखेंगे? थर्ड वाला लिखते हैं 38, और एक आध ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा ऐड वाले सब साथ में हो और लेस वाले सब साथ में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन भी बच्चों लेस में है। थर्ड कौन सा है? चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक इशूड बट प्रेजेंट, ओके, चेक हमने जल्दी इशू कर दिया था। देखिए चेक इशूड ऑन 28 अगस्त बट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन 5 सितंबर। तो हम क्या लिखेंगे नरेशन में, ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे चेक इशूड, check issued but not presented for the payment। सर क्वेश्चन तो कह रहा है पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है, बट कब प्रेजेंट हुआ है? 5 सितंबर को, और हम बीआरएस कब तक का बना रहे हैं? 31 अगस्त तक का। तो इस मंथ में क्लियर नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। कौन सा था? ये वाला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखेंगे 38,800, 38,800 ये हमने लिख लिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसके बाद सेकंड, थर्ड, और ये रहा ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ में है 2000, दैट इज पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट, तो उसे हम लिखेंगे पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट। कितने से ओवरकास्ट हो गई थी ये पासबुक की क्रेडिट साइड? 2000 से जी, ये लिख लिया हमने 2000। अब बच्चों ये भी लेस करना है, ये भी लेस करना है, और ये भी लेस करना है, तो इन सबको टोटल करके एक बार लिखेंगे बाहर और फिर इस अमाउंट से लेस करेंगे। जो स्टार्ट करते हैं 0 0, अब देखिए 8, फिर उसके बाद 8 + 2 10, 10 + 3 13 3, 1 कैरी होगा, 3 + 3 6 + 1 7। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर 73,800। अब आप यहां ध्यान से देखिए बच्चों, हमने जो अमाउंट्स ऐड किए हैं उनकी टोटल है 73,500। ओरिजिनल अमाउंट में सारे ऐड वाले फिगर्स बाहर लिखे 39,900, टोटल हो रही है 73,500। लेस वाले सारे अमाउंट बाहर लिखने के बाद हमारी जो टोटल हो रही है वो है 73,800। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से बड़ा है, राइट। तो अब जब बच्चों इस अमाउंट में से 73,500 में से अगर आप 73,800 माइनस करते हैं तो ये 800 है और ये 500 है, 73 तो 800 माइनस 500 माइनस 300 आएगा। कितना आएगा बच्चों? माइनस 300। और अकाउंट्स में
वैसे इस स्पेसिफिक वाले टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में बात करेंगे। जैसे यहां देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, फेवरेबल। नॉर्मल सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो आता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस पास कैश बुक का, सॉरी वो पासबुक था तो कैश बुक का फेवरेबल कौन सा होता है, डेबिट, या आप इसे सिंपली लिख सकते थे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बट इस बार अगर ये -300 है तो हमें स्पेसिफिकली लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस से शुरू हो रहा था और अगर वो नेगेटिव हो चुका है तो हम इसे स्पेसिफिकली लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और अगर बच्चों ये माइनस नहीं होता, ये जो बैलेंस है अगर ये माइनस नहीं होता, जैसे यही अमाउंट बड़ा होता ये अमाउंट छोटा होता, तब हम इसे लिखते, या तो हम सिंपली इसे लिख सकते थे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर हमें लिखना पड़ता है डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जो पासबुक के क्रेडिट साइड में है वो कैश बुक के कहां होता है, डेबिट में, अपोजिट साइड में होते हैं ना, इसलिए। तो इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिएगा और ये हार्डली आपको किसी और आगे वाले ट्रांजैक्शंस में देखने मिलेगा कि जब क्वेश्चन फेवरेबल से शुरू हुआ था और वो नेगेटिव आ गया, इसलिए हमने उसे क्या कहा, ओवरड्राफ्ट। और जब कभी क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से शुरू होगा और वो नेगेटिव हो जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, फेवरेबल। इस पॉइंट पे हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो थर्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो टिपिकल पैटर्न का था वो कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को देखिएगा, सारे पॉइंट्स को, और एक बार अगर कहीं डाउट आ जाता है तो वापस से सुनिएगा और ठीक से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड में जाएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन लेस में। बाकी लिखने का तरीका तो सारे क्वेश्चंस के लिए स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो अब मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय।